तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस ओनली, यानी कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस चैप्टर में हम लोगों को 3 कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है। इन तीनों कंपोनेंट को पहले हम 1 बाय 1 करके किसी भी एसी सर्किट में लगा करके देखेंगे कि क्या इंपैक्ट आता है, और फिर उसके बाद इन तीनों कंपोनेंट को हम 1 बाय 1 करेंगे। तो आज सबसे पहला कंपोनेंट हमारे पास है रेजिस्टेंस। हम सबसे पहले किसी भी एसी सर्किट में रेजिस्टेंस को लगा करके देखेंगे। तो जरा ये सबसे पहले हम लोग एक एसी सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने कहा कि यहां पर मेरे पास एक एसी सर्किट है और इसमें मैंने एक आर रेजिस्टेंस का रजिस्टर लगा रखा है, और यहां पर मैंने इसको एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया है। जो वोल्टेज सोर्स है वो क्या है भाई? वो है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, अच्छा, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये क्या है? ये है हमारी वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। साइन वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टी है हमारा टाइम। और अगर ओमेगा टी को साथ में लेते हैं तो ये होता है हमारा फेज। ठीक है, यहां पर जैसे ही मैं ये वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करूंगा, इसके क्रॉस करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले यहां पर हमको ये करना है कि ये जो करंट की हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है आई, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट की फाइंड आउट करनी है तो यहां पर मैं ओम्स लॉ को यूज करूंगा। ओम्स लॉ क्या कहता है भाई? ओम्स लॉ कहता है कि आई इज इक्वल टू ई बाई आर। ठीक है, ई क्या है? हमारा वोल्टेज है। तो यहां पर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने कह दिया भाई I इज इक्वल टू ई बाई आर, और यहां पर जो E है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं यहां पर ऊपर वाले इक्वेशन से क्या लिख सकता हूं? इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। ओके, अब यहां पर देखिए E नॉट अपॉन आर जो लिखा हुआ है, ये जो E नॉट अपॉन आर है, ये क्या लिखा हुआ है भाई? देखिए, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूं? मैक्सिमम करंट लिख सकता हूं। तो यहां से जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी करंट की, वो क्या होगी? आई इज इक्वल टू आई नॉट, यानी कि ई नॉट अपॉन आर की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? आई नॉट लिखूंगा, और ये होगा साइन ओमेगा टी। अब देखिए यहां पर हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ चुके हैं, यानी कि वोल्टेज का इक्वेशन तो हमारे पास था ही, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर हमारे पास करंट का इक्वेशन है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर हम ये देखेंगे जब किसी भी एसी सर्किट में हम रेजिस्टेंस को अप्लाई करते हैं तो जो वोल्टेज है और जो करंट है, क्या इसमें कोई चेंज आता है? क्या इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आता है, या इसके फेज में कोई चेंज आता है या नहीं आता है? तो यहां पर हम इसको कंपेयर करके देखेंगे। देखिए यहां पर अगर फेज की बात करें तो जो करंट का फेज है वो कितना है? ओमेगा टी है, और इसी तरीके से वोल्टेज का भी जो फेज है वो कितना है? ओमेगा टी है। यानी कि अगर हमारे पास वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में है, इसका मतलब दोनों में कोई भी वेरिएशन नहीं है, हमारा वोल्टेज और करंट दोनों ही सेम फेज में रहने वाला है। इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वेव फॉर्म डायग्राम का यूज करते हैं। तो चलिए आइए वेव फॉर्म डायग्राम के थ्रू जरा इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर किसी भी एसी सर्किट में हम रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो इसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं यहां पर वोल्टेज का वेव फॉर्म डायग्राम ड्रॉ करूंगा। तो यहां पर देखिए वोल्टेज में जो T है उसको मैं अगर जीरो कंसीडर करूं, यानी T इज इक्वल टू जीरो टाइम पर अगर मैं वोल्टेज को ड्रॉ करूं तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? T इज इक्वल टू जीरो पर जीरो होगी। तो इसका जो वेव फॉर्म डायग्राम बनेगा वोल्टेज का, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। डन। यहां पर मैंने ये वोल्टेज का वेव फॉर्म डायग्राम बना दिया, जो कि यहां पर ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू E नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, T इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ये टाइम, वोल्टेज या फिर करंट के बीच का हमारा वेव फॉर्म डायग्राम है। डन। यहां पर मैंने वोल्टेज का वेव फॉर्म डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब जरा ये करंट के वेव फॉर्म डायग्राम को भी ड्रॉ करते हैं। तो करंट के वेव फॉर्म डायग्राम में भी हम यहां पर T इज इक्वल टू क्या कंसीडर करेंगे? जीरो पर। भाई जैसे वोल्टेज के लिए हमने T इज इक्वल टू जीरो पर लिया है, यहां पर भी वोल्टेज, यहां पर करंट में भी हम T इज इक्वल टू जीरो पर कंसीडर करेंगे। तो देखिए अगर T इज इक्वल टू जीरो कंसीडर करेंगे तो करंट की वैल्यू क्या होने वाली है इस इक्वेशन के लॉन्ग? अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी करंट की भी वैल्यू क्या होगी? जीरो ही होगी। तो इसका जो वेव फॉर्म डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए ऐसे, ठीक है ना? इस तरीके से हम लोग करंट के वेव फॉर्म डायग्राम को भी ड्रॉ करेंगे। क्या दिख रहा है आपको इस वेव फॉर्म डायग्राम में? आप इस वेव फॉर्म डायग्राम में ये चीज देख पा रहे हैं कि जिस समय, जिस टाइम इंटरवल में हमारा वोल्टेज जीरो था उस समय करंट भी जीरो है। जिस टाइम इंटरवल में हमारा वोल्टेज मैक्सिमम है उस टाइम इंटरवल में हमारा करंट भी क्या है? मैक्सिमम है, आई नॉट। फिर हमारा जब वोल्टेज जीरो हो रहा है तो करंट भी जीरो हो रहा है। फिर से जब हमारा वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है तो करंट भी मैक्सिमम हो रहा है, जो कि हमको ये दिखाता है कि करंट और वोल्टेज हमारे दोनों सेम फेज में हैं। ठीक है ना? तो यहां से ये रिजल्ट निकलता है हमारा कि अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस अप्लाई करता हूं तो हमारा करंट एंड वोल्टेज विल बी सेम फेज। डन।
दूसरी एक चीज हमसे ये पूछी जाती है फेजर डायग्राम के बारे में, तो जरा ये हम लोग इसका फेजर भी ड्रॉ करते हैं भाई। फेजर डायग्राम क्या होता है भाई? फेजर डायग्राम जरा इसके बारे में पहले समझते हैं। फेजर एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है भाई? फेजर एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फेजर को ड्रॉ कर रहा हूं तो वो फेजर उसी फिजिकल क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? जरा ये देखते हैं। अगर मुझे यहां पर सबसे पहले वोल्टेज का फेजर ड्रॉ करना है तो मैं ये देखूंगा कि इसका फेज कितना है। भाई जितना इसका फेज होगा मैं एक्स एक्सिस से उतने ही एंगल पर इसका फेजर ड्रॉ करूंगा। तो यहां पर देखिए जरा वोल्टेज का फेज कितना भाई? ओमेगा टी है। तो मैं एक्स एक्सिस से ओमेगा टी एंगल पर इसका फेजर ड्रॉ करूंगा जो कि कुछ इस डायरेक्शन में होगा। देखिए यहां पर मैंने कहा कि ये मैंने फेजर ड्रॉ किया है कितने एंगल पर? एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा टी एंगल पर। और ये जो फेजर मैंने ड्रॉ किया है किसका है? ये वोल्टेज का फेजर है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये फेजर इसी वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ये किसको बताएगा? ई नॉट को बताएगा। डन? ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात कि ये जो फेजर है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। भाई थीटा के साथ ये लगा हुआ है तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा हमारा? ये जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाला कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी। जो हमारा वाई एक्सिस के लॉन्ग वाला कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, ये कॉस ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी। लेकिन यहां पर ये बताना है हमको, ये जो फेजर है हमारा इसके वाई एक्सिस वाला जो कंपोनेंट होगा वो इसी फिजिकल क्वांटिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। डन? यानी कि अगर मैं कहूं कि ये मेरा वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट है और ये वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ई नॉट साइन ओमेगा टी किसके बराबर होता है? ई के बराबर होता है। तो मैं ये कहूंगा कि यहां पर ये जो फेजर है ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो इसका वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट है वो इस वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फेजर मैंने किसका ड्रॉ कर दिया भाई? ये वोल्टेज का है। अब मुझे करंट का फेजर ड्रॉ करना है तो फिर से वही प्रोसेस मुझे लेना होगा कि मैंने कहा कि मुझे देखना होगा कि करंट का फेज कितना है। तो मैंने कहा फेज इसका भी ओमेगा टी है, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा टी एंगल पर ही मैं इसका भी फेजर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो चलिए इसी पर मैंने करंट का भी फेजर यहां पर ड्रॉ कर दिया। ये करंट का फेजर है। फिर मैंने कहा कि ये जो फेजर है ये इस करंट की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि आई नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। फिर मैंने कहा कि इस फेजर का जो वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा, यानी कि ये वाला कंपोनेंट जो होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये उसी फिजिकल क्वांटिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि अगर मैं वाई एक्सिस के कंपोनेंट को लिखूं तो क्या होगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई नॉट साइन ओमेगा टी बराबर होता है किसके? आई के। और आई क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। डन? तो ये तीन चीजें हमसे एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। भाई कभी कभी फेजर वाला ये डायग्राम बना करके दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए इलेक्ट्रिकल सर्किट में या एसी सर्किट में आपने कौन सा कंपोनेंट यूज किया है। या अगर ऐसा दे देगा कि भाई किसी एसी सर्किट में हमारे पास रेजिस्टेंस लगा है तो उसका फेजर ड्रॉ करिए, या फिर उसका वेव फॉर्म डायग्राम ड्रॉ करिए, या ये बताइए कि हमारे पास इस एसी सर्किट में ये कंपोनेंट लगा हुआ है और बताइए उसमें फेज डिफरेंस कितने का होगा। तो इन सब टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि अगर किसी भी एसी सर्किट में हम लोग रेजिस्टर को लगाते हैं तो वहां पर करंट और वोल्टेज के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, और जो उसका फेजर डायग्राम होता है या फिर जो वेव फॉर्म डायग्राम होता है हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पर हम यूज करेंगे इंडक्टर।